महंगी साड़ी। सुधा आज बहुत खुश थी। पूरे 2 साल बाद अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने मायके जा रही थी। स्टेशन पर भैया पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। सुधा, तुम अकेली? जीजा जी और बच्चे नहीं आए? सुधा को देखते ही भैया ने पूछा। भैया, वो उन्हें ज़रूरी काम है और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए पहले से नहीं आ पाए, पर वे सब शादी के दिन पहुंच जाएंगे। सुधा घर पहुंची तो रागिनी भी बुआ को देखते ही उसके गले लग गई। रागिनी को छूते ही सुधा की आंखें भी भीग गई। तुझे अपने हाथों में झुलाया है, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, और आज तो इतनी बड़ी हो गई कि 5 दिन बाद तेरी शादी है। सुधा ने मन ही मन सोचते हुए रागिनी की न जाने कितनी बलाएं ले डाली। तभी भैया ने रेवती भाभी को आवाज़ दी। अरे सुधा, तुम कब आई? इन्होंने तो बताया ही नहीं कि तुम आज ही आने वाली हो। अभी तो शादी में 5 दिन बाकी हैं, रेवती ने झूठी हंसी देते हुए कहा। भैया ने आंख दिखाई तो रेवती मुंह बनाते हुए चली गई। रेवती के स्वभाव से सुधा अच्छी तरह परिचित थी। माँ बाप के जाने के बाद मायका तो बस भैया भाभी से ही बचा था। उसमें भी भाभी ऐसी जिसे न तो सुधा से कोई लगाव था न कोई अपनापन। वो तो भैया के कारण रिश्ता बन रहा था। रेवती अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप के गुजरते ही उनकी सारी जमीन जायदाद रेवती के नाम आ गई। रेवती पर पैसों का घमंड चढ़ चुका था। शादी के बाद ही घर की बागडोर रेवती ने तुरंत अपने हाथों में ले ली थी। अपनों के लिए रेवती का स्वभाव रूखे से और रूखा होता गया। रेवती के स्वभाव के चलते ही सुधा के बच्चों भी मामा के यहाँ आना पसंद करते, इसलिए अब सुधा ने रक्षाबंधन पर भी आना कम कर दिया था, पर उसकी राखी हमेशा ही समय पर आती रही। अब जब रागिनी की शादी तय हुई तो खुद को रोक न पाई। रेवती भाभी मुझे पसंद नहीं करती, पर इसमें रागिनी और भैया का क्या दोष? और अगर मैं न गई तो बुआ के फर्ज और रस्में कौन निभाएगा? इसी मोह में सुधा खींची चली आई। रेवती जो भी बोलती सुधा ध्यान न देते हुए हंसी में टाल देती। शादी की सारी जिम्मेदारियां सुधा ने आते ही अपने कंधों पर ले ली। चाहे मेहमानों को देखना हो या हलवाई को निर्देश देने हो, सारे काम सुधा ऐसे देख रही थी जैसे उसकी खुद की ही बेटी की शादी हो। वैसे सुधा ने रागिनी को अपनी बेटी से कम समझा भी नहीं। दूर से ही सही, पर कभी जन्मदिन तो कभी त्योहारों पर हमेशा ही उपहार भेजती रही। आज रात को सुधा जब कमरे में पहुंची तो पीछे से रेवती भी चली आई। तुम तो जानती हो सुधा, रागिनी की शादी कितने ऊंचे और बड़े घर में हो रही है। एक से बढ़कर एक वीआईपी लोग शादी में आएंगे। कल रागिनी की हल्दी की रस्म है और रीति अनुसार बुआ के लाए कपड़ों में ही लड़की को हल्दी लगाई जाती है, इसलिए मैं यह साड़ी लाई हूँ। कल कहीं हमारी नाक न कट जाए, इसलिए सबके सामने अपनी तरफ से यही महंगी साड़ी रागिनी को उड़ाना। वैसे भी इतनी महंगी साड़ी वो तुमने कभी सपने में भी न देखी होगी, फिर रागिनी को देना तो बहुत दूर की बात है। रेवती ने सुधा का जवाब सुने बिना ही साड़ी उसके हाथों में देते हुए चली गई। अगले दिन लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। रागिनी की मेहंदी और हल्दी की रस्म भी शुरू होने को थी। सभी बुआ का इंतजार कर रहे थे कि दुल्हन की बुआ कैसी और कितनी महंगी साड़ी लाई है। तभी सुधा ने आकर सभी को चौंका दिया। सुधा ने एक से बढ़कर एक 5 साड़ियाँ रागिनी को उड़ा दी। हर साड़ी अलग डिज़ाइन और रंग की थी। सभी औरतें देखते ही रह गई। अरे वाह सुधा, वैसे तो बुआ एक ही साड़ी लाती है, पर तुमने तो 5-5 साड़ियाँ दुल्हन को उड़ा दी, और वो भी एक से बढ़कर एक। दिखने में भी बहुत महंगी लगती हैं। बहुत किस्मत वाली है रेवती, जो इतनी अच्छी ननद मिली, वरना आज कल ननद तो सिर्फ मायके से लेना ही जानती है। रेवती की एक दोस्त ने कहा। इन सब की क्या जरूरत थी बुआ? रागिनी ने बुआ को गले लगाते हुए कहा।
तेरी बुआ पैसों से गरीब जरूर है पर दिल से नहीं। मेरा बस चलता तो न जाने क्या क्या तुझ पर न्यौछावर कर देती। यह सब तो कुछ भी नहीं है। सुधा ने रागिनी का माथा चूमते हुए कहा। रेवती पास खड़ी चुपचाप देखती रही। उसे मन ही मन आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। सुधा की लाई सस्ती और साधारण सी साड़ी से कहीं मेरी नाक न कट जाए, इस डर से मैंने सुधा को कल बहुत शर्मिंदा किया। पर आज सुधा ने न केवल मेरी शान बढ़ा दी बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। माफ़ करना भाभी, अगर ये साड़ी आप मुझे प्यार और अपना समझकर देती तो इसे आपका आशीर्वाद समझकर रागिनी को ज़रूर देती, पर इसे देने में भी आपका ही स्वार्थ छिपा था। इसमें आपका अभिमान साफ झलक रहा था, इसलिए इसे मैंने अपना नाम देकर रागिनी को उड़ाना ठीक न समझा। माना मेरी हैसियत आपके बराबर की नहीं, पर अपनी भतीजी के लिए इतना तो कर ही सकती थी। मेहमानों के जाने के बाद सुधा ने रेवती की साड़ी लौटाते हुए कहा, अच्छा चलती हूँ, वैसे भी बुआ की रस्म तो हो ही चुकी है। मेरे रुकने से कहीं आपकी शादी की चमक फीकी न पड़ जाए। सुधा ने कहा तो रेवती सुधा के पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दो सुधा, आज मैं समझ चुकी हूँ कि अपनों के बीच दिखावे और रुपयों पैसों का कोई मोल नहीं। तुम्हारे बिना रागिनी की शादी भला कैसे हो सकती है। सुधा ने झट से रेवती को गले लगा लिया। आज पहली बार ननद और भाभी के खिलखिलाने की आवाज़ से भैया के चेहरे पर मुस्कान छाई थी। एक और कहानी पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।